माँ उसको दूध पिलाती है, माँ तो बच्चे को बहुत प्यार करती है, कोई दुर्भावना नहीं है माँ की बच्चे के प्रति, फिर भी बच्चे को रोना पड़ता है दूध के लिए। अरे जो सरकार में बैठे हैं उनकी तो दुर्भावना है हमारे प्रति। उनके बाप दादा, उनके पूर्वजों ने हमारे लोगों को, ओबीसी के लोगों को शूद्र बनाया, अनुसूचित जाति के लोगों को अछूत बनाया, आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया। किसने किया? आज जो सरकार में बैठे हैं उनके पुरखे पूर्वजों ने किया। तो उनकी तो हजारों साल की दुर्भावना है हमारे साथ में, वो कैसे कर देंगे? वो तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसलिए लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना जरूरी है, मगर हम अपनी आवाज तब उठाएंगे जब हम अपनी आवाज के बारे में जानेंगे कि हमें क्या आवाज उठाना। अब तीर तलवार तोप बंदूक का जमाना तो चला गया। पहले राजपाट हासिल करना था तो फौज इकट्ठा की जाती थी, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज इकट्ठा करते और फिर अटैक करते। हार गए तो जिसका राजपाट है उसी का, अगर जीत गए तो जो जीत गया उसका राजपाट हो गया। पहले तो ये जमाना था, अब तो ये निकल गया, अब ये समय नहीं। इसलिए कहा जाता है पॉलिटिक्स इज सिविल वार। यह जो राजनीति है ये सिविल वार है, इसमें खून नहीं बहता, मगर ये भी युद्ध ही है। तो ये कौन सा युद्ध है? ये विचारों का युद्ध है। ज्यादा लोग आपके फेवर में खड़े होंगे तो आप लोकतंत्र में बाहुबली होंगे, आप लोकतंत्र में ताकतवर है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ज्यादा लोग सोचेंगे तो लोकतंत्र में आप ताकतवर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि लोगों के दिमाग में सही बात डालना जरूरी है, नहीं तो दूसरे लोग गलत बात डालकर हमारे लोगों के दिमाग में हमारे लोगों का समर्थन लेकर देश पर राज कर रहे। जब हम सही बात नहीं डालेंगे तो गलत बात तो लोग डालेंगे। जब हम हमारे मुद्दे लोगों के दिमाग में नहीं डालेंगे तो लोग क्या करेंगे? वो अपने मुद्दे हमारे लोगों के दिमाग में डालेंगे और इसलिए उनके मुद्दे के आधार पर उनको समर्थन मिलेगा। हमारे मुद्दे हमारे लोगों के दिमाग में जाए ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। तो हमने कहा टीवी अखबार वाले ये काम करने वाले नहीं है, इसलिए डायरेक्ट ही अपने लोगों के बीच में जाएंगे और डायरेक्ट अपने लोगों के बीच में जाकर डायरेक्ट ही लोगों से बात किया जाए। तो इसलिए ये डायरेक्ट बात करने का अभियान हम लोगों ने चलाकर रखा। कुछ दिन पहले वामन मेश्राम जी आए रहे होंगे, वो ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा लेकर आए थे, क्योंकि देश में ईवीएम में घोटाला करके सरकारें बनाई जा रही है। और हम क्या लेकर आए हैं? हम जाति आधारित जनगणना करो वरना कुर्सी खाली करो, ये यात्रा लेकर हम आए। क्यों? क्योंकि आजादी के 75 साल में हमें केवल ताली बजाने के काम पर रखा गया। आजाद हो गया, आजाद हो गया, आजाद हो गया, आजाद हो गया। 75 साल पूरा होने पर फिर ताली बजवा रहे हैं। अरे भाई, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे तो अमृत निकला होगा आजादी से। तो आजादी से जो अमृत निकला उसमें ओबीसी को कितना अमृत मिला, एससी को कितना अमृत मिला, एसटी को कितना अमृत मिला, माइनॉरिटी को कितना अमृत मिला, इसका कोई है डाटा? कितना मिला? ये तो जनगणना से आएगा और जनगणना तुम करना नहीं चाहते। और ये तो छोड़ो, हमारे पुरखे पूर्वज जो इस आजादी की लड़ाई में शामिल हुए उनका नाम तक मिटा दिया। अभी उदाहरण है आप लोगों के सामने। तो ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे बहुत सारे लाखों उदाहरण है कि हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में शहादत दिया, क्योंकि हमारे पूर्वजों को ये बात समझाई गई, ये बात बताई गई कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्याएं हैं, अगर अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दो तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो हमारे पूर्वजों ने सोचा अगर अंग्रेजों को खदेड़ने से हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो अंग्रेजों को खदेड़ देते। तो 1947 में अंग्रेज क्यों गए? हमारे पूर्वजों की वजह से गए। वो जो नागपुर में बैठकर देशभक्ति और देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनके बाप दादा की औकात नहीं थी अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ देते। अगर हमारे पूर्वज उस लड़ाई में नहीं शामिल होते तो अंग्रेज देश छोड़कर नहीं जाते। 1857 तो लड़के देख लिया था,
1857 लड़ा था ना पंडित जी लोगों ने। क्या हुआ? जब हम लोग आजादी की लड़ाई में शामिल हुए तब अंग्रेज देश छोड़कर गए, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद इतिहास से हम लोगों का नाम मिटाने का काम किया गया। तो ये लड़ाई, इसलिए मैं कहता हूं कि देश में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई हुआ है तो इतिहास का घोटाला। सारे घोटाले में सबसे बड़ा घोटाला इतिहास का घोटाला हुआ है। आपके पूर्वजों की विरासत, आपके पुरखों की विरासत खत्म कर दिया गया, इतिहास से गायब कर दिया गया, ताकि आपको गुलाम बनाकर रखा जा सके। जिसकी विरासत नहीं होती है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को अपनी विरासत की लड़ाई लड़नी हो। अभी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी का नाम नहीं दर्ज, वो सारा डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग वो भी लड़ाई लड़ेंगे, वो भी इतिहास में दर्ज होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की महान विरासत है। तो इसलिए साथियों, इस बात को हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर कौन सी ऐसी दिक्कत है हमारी गिनती करने में। अंग्रेज थे तो गुलाम भारत में गिनती करते थे। हमारे पूर्वज इसलिए लड़े कि अंग्रेज जाएंगे तो हम लोग आजाद हो जाएंगे, और अंग्रेजों के जाने के बाद जो आए वो गिनती करना बंद कर दिए। जब कांग्रेस में चुनाव हुआ, मैं बहुत दिन तक ये सोच रहा था, आखिर पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, उनको हम लोगों से कौन सी परेशानी थी भाई? ओबीसी समाज के लोगों से नेहरू जी को क्यों उन्होंने गिनती रोक दिया? तो बात समझ में नहीं आ रही थी, क्यों रोक दिया, क्यों रोक दिया, क्यों रोक दिया। मैं बहुत दिन तक सोचता रहा, महीनों तक सोचता रहा, आखिर नेहरू जी से हमारी कोई दुश्मनी तो थी नहीं, फिर हमारी गिनती क्यों रोक दिया? सोचते 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 एक दिन समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि कांग्रेस महासमिति में जब चुनाव हो रहा था तो ये तय किया गया था कि इस बार जो चुनाव जीतेगा वो देश का पहला प्रधानमंत्री बने। तो चुनाव जीत गए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेहरू जी चुनाव हार गए। नेहरू जी ने गांधी जी को कहा, देखो प्रधानमंत्री तो हम ही बनेंगे, हम गृह मंत्री नहीं बनेंगे, हम प्रधानमंत्री ही बनेंगे। गांधी जी ने जेबी कृपलानी को कहा, जो संचालन कर रहे थे, कहा कागज पर लिखो कि सरदार पटेल अपना नाम वापस ले लो और वो पर्ची सरदार पटेल को दे दो। तो कृपलानी साहब ने पर्ची सरदार पटेल को गांधी जी के कहने पर दे दिया। सरदार पटेल जी ने सोचा, कृपलानी साहब पर्ची दे रहे हैं, मैं ले रहा हूं, लोग देख रहे हैं, लोग सोचेंगे हमने खुद ही नाम वापस ले लिया, तो ये सही नहीं होगा। तो सरदार पटेल साहब ने क्या किया, वो पर्ची फिर पकड़ा दिया गांधी जी को। अब गांधी जी को फिर वो पर्ची घूमकर पहुंच गई, फिर गांधी जी ने कृपलानी जी को दे दिया, फिर कृपलानी जी ने पटेल जी को दे दिया, और ये बात सबको पता चल गई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी मर्जी से नाम वापस नहीं लिया, बल्कि गांधी जी के दबाव में नाम वापस लेने का काम किया। जब ये बात सबको पता चल गई तो कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता सब नाराज हो गए गांधी जी से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग नाराज हो गए और कहा, अरे सरदार पटेल के सामने आप नेहरू को क्यों चुन रहे हो? तो गांधी जी को भी ये सवाल पूछा गया। तो गांधी जी के सामने किसी की ज्यादा बोलने की हिम्मत तो होती नहीं थी, गांधी जी इतने बड़े नेता थे। फिर भी लोगों ने गांधी जी को सवाल पूछा तो गांधी जी ने जवाब दिया कि नेहरू जी दूसरे नंबर का पद लेने के लिए तैयार नहीं थे, मतलब गृह मंत्री बनने के लिए नहीं तैयार थे। वो कह रहे थे कि हम पहले नंबर के पद पर ही रहे। तो मेरे मन में दूसरा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर नेहरू जी क्यों नहीं दूसरे नंबर का पद लेने के लिए तैयार थे, क्यों पहले नंबर का पद ही लेना चाहते थे? क्योंकि नेहरू जी को ऐसा लगता था कि जाति व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, तो एक ब्राह्मण एक कुनबी के नीचे किस रहे? एक कुनबी पहला प्रधानमंत्री बन जाए और एक ब्राह्मण उसके नीचे गृह मंत्री बन जाए, ये पंडित नेहरू जी को स्वीकार नहीं था। और इसलिए जिद करके उन्होंने गांधी जी के ऊपर दबाव डालकर और फिर गांधी जी ने पटेल जी के ऊपर दबाव डालकर नाम वापस ले लिया। नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए तो क्या हुआ?
1951 में जनगणना का समय आ गया, क्योंकि 1931 में अंग्रेजों ने किया, फिर 1941 में अंग्रेज कर रहे थे, तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, इसलिए जनगणना पूरी नहीं हो पाई। तो फिर 1951 में फिर जनगणना का टाइम आ गया। तो नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी ने सोचा, क्या सोचा होगा नेहरू जी ने? नेहरू जी ने सोचा कि कांग्रेस हम ब्राह्मणों ने बनाई। किसने बनाई कांग्रेस? ब्राह्मणों ने बनाई। चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन ब्राह्मणों ने कांग्रेस हम ब्राह्मणों ने बनाई। इसके बावजूद मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू इतना बड़ा ब्राह्मण, छोटा मोटा ब्राह्मण नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू इतना बड़ा ब्राह्मण कांग्रेस के अंदर चुनाव नहीं जीत पा रहा है। कहा? जनता का चुनाव नहीं, कांग्रेस के अंदर का चुनाव नहीं जीत पा रहा है। इतना बड़ा ब्राह्मण नेहरू, इतना बड़ा ब्राह्मण कांग्रेस के अंदर चुनाव नहीं जीत पा रहा है, देश का चुनाव कैसे? अरे कांग्रेस के चुनाव में पटेल जी हरा दिए। तो नेहरू जी ने सोचा ये गिनती होगी, अगर हर 10 साल बाद डाटा आएगा तो क्या डाटा आएगा? ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%। अगर 1951 में डाटा आता, क्या डाटा आता? ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%। 52 में चुनाव। नेहरू जी दिमाग लगा रहे थे, ऐसे थोड़े ही रोक दिया कि चुनाव है, अभी चुनाव है, डाटा आएगा ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%। और हर 10 साल में डाटा आएगा ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%, ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%, ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%। अरे एक बार ओबीसी के दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी, 2 बार दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी, तीसरी बार तो जल ही जाएगी। अरे हम 52%, ये 3.5%, हम 52% वाले 3.5% वालों को क्यों प्रधानमंत्री बना? और ये दिमाग की बत्ती जल जाएगी तो जो कांग्रेस का एजेंडा था कि आजाद भारत पर ब्राह्मणों का